बच्चों, ये है आपका स्क्रीन पे कक्षा 10 का हिंदी विषय का मॉडल पेपर इसी सत्र 2025-26 का, जो आपकी फरवरी में एग्ज़ाम शुरू हो रही है 18 फरवरी से। पहला पेपर आपका हिंदी का है। ये 70 अंक का होता है। समय 3 घंटा 15 मिनट होते हैं और ये पेपर हमने लिया है उत्तर प्रदेश की सरकारी वेबसाइट upmsp.edu.in से। खंड आ खंड बा के सभी प्रश्न हमने हल कर दिए हैं पूरे पेपर के। आप इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लें ताकि बोर्ड के एग्ज़ाम में आपका पेपर अच्छा हो। इससे काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके फंस सकते हैं और इसको आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि दूसरे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर भी आप तक आसानी से पहुंचते रहें। तो सबसे पहले जब आप पेपर खोलेंगे तो आपका लिखा होगा नंबर 1 पे कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। फिर लिखा होगा इसमें 2 भाग खंड आ और खंड बा होते हैं। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले या काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूरी तरह से काला करना होता है। फिर लिखा होगा खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए कितने नंबर मिलते हैं? 1 नंबर मिलता है। OM शीट पर उत्तर लिखे जाने के बाद ना उसे काटें ना उसे इरेज करें। प्रत्येक प्रश्न के सामने अंक उनके दिए गए हैं। तो अब हम बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं खंड आ के सभी 20 इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न जो लिए गए हैं उत्तर प्रदेश की वेबसाइट upmsp.edu.in से। तो पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। किस सन में दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था? 1943 कि 1951 कि 1959 कि 1979 में? तो आपका जो दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था वो सन 1951 में प्रकाशित हुआ था। इसका मतलब इसका आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन आपका है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन है? उर्वशी की पल्लव की साकेत की कामायनी? तो इसमें जो ये पल्लव है ये वाली सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। उर्वशी, साकेत, कामायनी ये तीनों में से कोई भी सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। तो इसका भी आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन आपका लिखा है छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है? तो छायावाद में प्रकृति का जो है वो मानवीकरण अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही है जिसमें लिखा है प्रकृति का मानवीयकरण। चौथा क्वेश्चन आपका है लिखा है मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित है? तो बच्चों मैथिली शरण गुप्त का संबंध द्विवेदी युग से है। तो आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। पांचवा क्वेश्चन है केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? तो केशव को कठिन काव्य का प्रेत रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। तो ये पांचवें का भी आपका ए वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। छठा क्वेश्चन आपका लिखा है कि अजात शत्रु नाटक के नाटककार कौन है? मतलब अजात शत्रु किसने लिखा? तो अजात शत्रु जो है ये आपका जयशंकर प्रसाद जी का लिखा हुआ है। तो इसका ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है इलाचंद्र जोशी की कहानियों का विषय क्या है? तो इलाचंद्र जोशी जी की कहानियों का विषय जो है वो सामाजिक है। तो इसका ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है सन 1018 से 1936 ईस्वी तक का समय है किसका? प्रेमचंद का कि शुक्ल युग का कि प्रसाद युग का कि सभी का? तो ये प्रेमचंद्र का भी समय है, शुक्ल युग का भी है, प्रसाद युग का। कब से? 1018 से लेके 1936 ईस्वी तक का जो समय है ये आपका प्रेमचंद्र का भी है, शुक्ल युग का भी है और प्रसाद युग का है। इसलिए इसका ऑप्शन ये डी वाला करेक्ट लिखोगे सभी। इसको आप OMR शीट पर फिल करोगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका है कह रहा है मिलान कीजिए। ये जो महिला आंचल आपकी है ये फणीश्वर नाथ रेणु की है। इसका मतलब पहला किससे मैच होगा? खा से। दूसरी जो रचना चित्रलेखा है ये वाली, तो जो चित्रलेखा है ये आपकी है भगवती चरण वर्मा की। और ये जो लिखा है उसने कहा था ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। और जो कफन है ये है प्रेम
चंद्र की। तो पहला किससे मिला? खा से। तो देखिए पहला के सामने क्या है? खा। और दूसरा किससे मिला? गा से। तो दूसरे के सामने यहाँ पे क्या है? गा। ठीक है, यहाँ पे पहले के सामने खा है, यहाँ पे पहले के सामने खा है, तो ये दोनों सही हो सकते हैं। ना इसमें खा ना इसमें खा, इसका मतलब ये दोनों गलत हो गए। अब दूसरा किससे मिल रहा है? गा से। तो दूसरे का गा सिर्फ इसमें है, इसलिए आपका ये वाला ए वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, लिखा हुआ है इसमें कि निम्नलिखित में से उपन्यास है, कौन सा उपन्यास है? तो इसमें जो सेवा सदन है ये आपका उपन्यास है। क्या है ये? उपन्यास, ध्यान रखिएगा। और ये किसका उपन्यास है? ये मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास है। दूसरा जो है विराट की पद्मिनी, ये भी आपका उपन्यास है। और ये किसका उपन्यास है? ये उपन्यास है आपका वृंदालाल वर्मा जी का। तीसरा जो ये कफन है, ये उपन्यास नहीं है, ये क्या है? कहानी है। और ये किसकी कहानी है? मुंशी प्रेमचंद्र की। और चौथा जो है चित्रलेखा, चित्रलेखा जो है ये आपका उपन्यास है। चित्रलेखा क्या है? उपन्यास। और किसका उपन्यास है ये? ये उपन्यास है भगवती चरण वर्मा जी का। तो कह रहा था निम्नलिखित में उपन्यास है, तो देखिए पहला उपन्यास, दूसरा उपन्यास और चौथा उपन्यास। तो जिसमें पहला दूसरा चौथा होगा वही सही। इसमें केवल पहला लिखा, गलत। पहला दूसरा तीसरा, ये भी गलत। इसमें लिखा पहला दूसरा चौथा, इसलिए इसका सी वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। आपका अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो करुण रस का स्थायी भाव जो है वो क्या होता है? शोक। तो इसका सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयो प्रभात। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इन दोनों लाइनों में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 13वां क्वेश्चन आपका है, यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11-11 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। तो ये किस छंद का लक्षण है? तो ये लक्षण जो होता है वो होता है रोला का। ठीक है, रोला में क्या होता है कि प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राएं होती हैं और कुल 24 मात्राएं होती हैं और ये सममात्रिक छंद है। तो इसका आपका बी वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रहार। ये जो है प्रहार जो है ये क्या है? एक शब्द है। कह रहा इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो किसी भी शब्द में जो पहला अक्षर होता है वो उपसर्ग होगा। तो इसमें पहला अक्षर क्या है? प्र। तो इसका जो उपसर्ग होगा प्रहार का, तो उपसर्ग क्या होगा? ये पहला अक्षर प्र होगा। तो प्र कहाँ लिखा है? ए में, इसलिए इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पंचतंत्र, लिखा है पंचतंत्र, इसमें कौन सा समास है? ये आपसे पूछ रहा है। तो पंचतंत्र में द्विग समास होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो डी वाला आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, आंसू का तत्सम रूप। तत्सम का मतलब होता है शुद्ध, तो आंसू का शुद्ध रूप क्या होता है? अश्रु। तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है, कर्मवाचय में प्रधानता होती है। तो कर्मवाचय में
कर्म की प्रधानता होती है। तो ये सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वह शब्द है ताव्य। ताव्य शब्द में वचन और विभक्ति। तो ताव्य शब्द में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ पे खष्ठी लिखा है, गलत। सप्तमी, ये भी गलत। खष्ठी, ये भी गलत। ये लिखा है चतुर्थी विभक्ति। तो ये वाला आपका सही है, यानी ताव्य शब्द क्या है, चतुर्थी विभक्ति है और बहुवचन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित शब्दों में सर्वनाम है। मनुष्य, बचपन, कोई, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें जो कोई है ये सर्वनाम है। और कोई कैसा सर्वनाम है? ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो 20 का सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए जो खंड ब है आपका, ये होता है 50 अंक का। कितने अंक का होता है? 50 अंक का। और इसमें जो आपका पहला प्रश्न होता है ये 6 अंक का होता है। ये आपके गद्य खंड का पैराग्राफ होता है। किसका होता है? गद्य का। एक पैराग्राफ इस तरह दिया होगा जिसके नीचे 3 क्वेश्चन दिए होंगे। आप उनके आंसर सही सही लिख देंगे। हर क्वेश्चन के 2 अंक होते हैं, तो 3 क्वेश्चन मिला के आपको 6 अंक मिल जाते हैं। और यहाँ से 2 पैराग्राफ होते हैं, 2 में से सिर्फ आपको 1 करना होता है। ठीक है, तो जैसे ये पहला पैराग्राफ दिया हुआ, ये जो पैराग्राफ है ये आपके किस पाठ का है? तीसरे पाठ का, गद्य में तीसरे लेसन का। और उस लेसन का नाम क्या है आपका? भारतीय संस्कृति। इस लेसन का ये पैराग्राफ है। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो पैराग्राफ आपका दिया हुआ है, लिखा है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पैराग्राफ है, भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी थोड़ी संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं। इसका मतलब हमारे देश में भिन्न बहुत से धर्मों के लोग हैं, इसलिए न उनकी गिनती करना आसान है और न यहाँ पे बोली जाने वाली भाषाओं की गिनती करना आसान है, क्योंकि बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। आगे लिखा, इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है, या एक जाति नहीं अनेक जातियों का एक समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ऊपर से देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता, विभिन्नता ही देखने में आएगी। अब यहाँ पे पहला प्रश्न आपका लिखा है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। देखिए जो पहला कह रहा है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में हम क्या लिख देंगे? सिर्फ इतनी सी बात कि ये संदर्भ हम हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित भारतीय संस्कृत पाठ से उद्धृत किया गया है। या आप लिख सकते हैं अपनी बोलचाल की भाषा में कि दिया हुआ गद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक के भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है। आगे लिख देंगे इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि लेखक ने भारतीय संस्कृति को अनेक देशों का समूह क्यों कहा गया है? लेखक ने देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका है कि लेखक ने भारतीय संस्कृति को अनेक देशों का समूह क्यों कहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे विभिन्न धर्मों के, संप्रदायों के और जातियों के लोग रहते हैं। यहाँ पे हमने आंसर इसका लिख दिया है कि क्योंकि भारत में विभिन्न धर्मों, संप्रदायों एवं जातियों के लोग रहते हैं। फिर आपका जो तीसरा क्वेश्चन है जिसमें लिखा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये रेखांकित अंश है जिसके नीचे लाइनें खींची हुई हैं। लिखा है इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है, या एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। ठीक है, इसका आपको लिखना है। तो यहाँ पे हमने इसका आंसर लिख दिया है। ये देखिए ये आपका रेखांकित अंशों की व्याख्या, ये रेखांकित अंशों की व्याख्या किस नंबर पे है? तीसरे नंबर पर। ठीक है, तो यहाँ पे ये बा नहीं, ये क्या है आपका? सा है। तो इन पंक्तियों में लेखक कहता है कि भारत के विभिन्न प्रांतों की विभिन्नताओं
को देखकर कोई अजनबी व्यक्ति ऐसा अनुभव कर सकता है कि भारत एक देश न होकर कई देशों का समुच्चय है। इसी प्रकार भारत की अनेक जातियों को अनेक राष्ट्रीयताओं में गिना जा सकता है। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है, जबकि गहराई में देखने पर पता चलता है कि सब ने एक में मिश्रित होकर मतलब मिलकर विराट का मतलब विशाल भारतीय संस्कृति की उच्चता को और अधिक गौरवशाली बनाया है। अगर आप पहला न करना चाहें तो अथवा करके ये दूसरा पैराग्राफ है, आप इसको भी कर सकते हैं, चाहे वो करें जो हमने किया या आप ये करें। इसमें लिखा है हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता ये समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है। ये पैराग्राफ जो आपका लिया गया है, ये आपका लेसन नंबर है गद्य में 5वां। कौन सा लेसन है? 5वां, और जिसका नाम है क्या लिखूं। पाठ का नाम क्या है? क्या लिखूं। इस पाठ से ये लिया गया है पैराग्राफ आपका, और इसके लेखक जो हैं वो हैं पद्मलाल पन्नालाल बख्शी। ठीक है, तो आप इसका भी आंसर उसी तरह दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका 6 अंक का होता है। इसमें इस तरह एक कविता का पैराग्राफ दिया होगा, जिसके नीचे इस तरह 3 क्वेश्चन लिखे होंगे, उनके आप आंसर दे देंगे, आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो जैसे लिखा है मोर पखा सिर ऊपर राखियों गुंज की माल घरे पहिरोगी। तो ये जो पैराग्राफ 4 का लाइन है, ये आपको पता होना चाहिए किस लेसन से लिया गया है। ये रसखान द्वारा रचित सवैये से लिया गया है। तो जैसे पहले में पूछ रहा है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आप लिख देंगे प्रस्तुत पद्यांश रसखान कवि द्वारा रचित सवैये से लिया गया है। इतना लिख देंगे, आपके 2 अंक यहाँ से पक्के हो जाएंगे। इसका सेकंड क्वेश्चन है, लिखा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कौन सा रेखांकित अंश है? रेखांकित अंश इसमें कौन है? भवतो सोई मेरो रसबान, सो तेरे कहें सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरा न धरोगी। गोपियाँ कहती हैं कि वे हर वेश धारण करने को तैयार हैं और श्री कृष्ण की मुरली को अपने ओंठों पर धारण करेंगी। ये आप लिख देंगे, यहाँ से भी आपके 2 अंक कंप्लीट हो जाएंगे। तीसरा है कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियों ने कृष्ण की किन लीलाओं का अनुकरण किया, मतलब कृष्ण की किन लीलाओं की नकल की। तो आंसर में लिखेंगे सिर पर मोर पंख धारण करने, गले में गुंज की माला पहनने, पीताम्बर ओढ़ने, ग्वाल बालों के साथ वन मतलब जंगल में गाय चराने जैसी कृष्ण लीलाओं का अनुसरण किया। ये आप लिख देंगे तीसरे का आंसर। यहाँ से भी आपके 2 अंक पक्के हो जाएंगे। अगर आप वो न करना चाहें दूसरे का पहला, तो आप ये कर सकते हैं, इसको करेंगे, यहाँ से भी आपके 6 नंबर मिल जाएंगे। पद्यांश है या पद है, ये महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से लिया गया है। इतनी बात आप लिख देंगे, ये आपके 2 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। फिर लिखा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश में क्या है? गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जदनाथ। तो लिख देंगे कि गोपियाँ जो है गोल बालों के संग दिन भर खेलती हैं, हंसती हैं, ठीक है, और सभी ब्रज के रहने वाले धन्य हो जाते हैं जब उन्हें श्री कृष्ण का साथ मिलता है। तीसरा, ये भी आपके 2 अंक कंप्लीट हो जाएंगे। तीसरे में आप लिखेंगे श्री कृष्ण को ब्रज की कौन कौन सी बातें विस्मृत नहीं होती, मतलब कौन कौन सी बातें श्री कृष्ण को ब्रज की नहीं भूलती हैं। तो आप आंसर में लिखोगे कि श्री कृष्ण को ब्रज के वन उपवन, सघन कुंज की छाया, माखन रोटी, दही खाना, गोपियों एवं ग्वाल बालों के साथ खेलना, ये बातें श्री कृष्ण को विस्मृत नहीं होती, मीन्स नहीं बोलती। आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है, लिखा है दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये 2 पैराग्राफ हैं, पेपर में इसी तरह दिए होंगे, और 2 में से आपको सिर्फ 1 करना होगा। और कितने नंबर का होता है? 5 नंबर का, जिसमें 2 नंबर आपको मिलते हैं संदर्भ लिखने के, और 3 नंबर मिलते हैं इस पैराग्राफ का हिंदी में अनुवाद करने के। तो जैसे आप पहले हेड डालेंगे संदर्भ, तो संदर्भ में क्या लिखेंगे? पैराग्राफ है इयम नगरी विविध धर्माराम संगम स्थली।
इसका मतलब ये आपके संस्कृत खंड जो है हिंदी में, उसका पहला पाठ जो वाराणसी है उससे लिया गया है। तो आप संदर्भ में लिखोगे कि दिया हुआ गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है और इसमें वाराणसी के महत्व का वर्णन है। फिर आप हेडिंग डालोगे अनुवाद। अनुवाद में लिखोगे जैसे लिखा है इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। तो इसका हिंदी में मतलब हुआ कि ये नगरी विभिन्न धर्मों का संगम स्थल है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीरा, गोस्वामी तुलसीदासा, अन्य चा कलम और बहवा मीन्स बहुत से महात्मा अत्र आगत्य यहाँ आकर स्वीयान विचारान प्रसारयन। इसका मतलब लिखेंगे आप महात्मा बुद्ध, तीर्थ, पार्श्वनाथ, कामा शंकराचार्य, कामा कबीर, कामा गोस्वामी तुलसीदास, चा मीन्स और बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों का, अपने उपदेशों का प्रसार किया। आप फुल स्टॉप लगा देंगे, फिर आगे लिखेंगे न केवलम दर्शने, केवल दर्शन के क्षेत्र में नहीं, साहित्य में भी, धर्म में भी, अपितु कला क्षेत्र है, बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विभिन्न कलाओं और शिल्पकारी के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। लोके विश्वता का मतलब लोक का मतलब संसार, विश्वता मतलब प्रसिद्ध। अत्रत्या कौशे शटिका, कौशे का मतलब रेशम और शटिका का मतलब साड़ी, देशे देशे सर्वत्र में सब जगह, इस प्रांत में पसंद की जाती हैं। यहाँ की रेशम की साड़ियाँ देश विदेश में भी पसंद की जाती हैं। इतना लिख देंगे संदर्भ लिख के, ये आपके 5 अंक कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए अगर आप अथवा वाला करना चाहते हैं तो लिखा है अस्माकम संस्कृति सदा गतिशील वर्तते। इतना आपने पढ़ा, पढ़ के समझ में आ गया कि ये किस पाठ का है। ये आपका पाठ है भारतीय संस्कृति का। तो आप संदर्भ में लिखेंगे कि दिया हुआ गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति किससे लिया गया है। पाठ का नाम क्या है, भारतीय संस्कृति से लिया गया है। सिर्फ इतना लिख देंगे, आपका संदर्भ कंप्लीट हो जाएगा। इसमें भारतीय संस्कृत के आदर्शों का वर्णन किया गया है। फिर आप लिखोगे हिंदी में हिंदी अनुवाद। अनुवाद हेडिंग डालोगे। अनुवाद में क्या लिखोगे, इसका अनुवाद हम पढ़ के बता दे रहे हैं। लिखा है अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। इसका मतलब है हमारी संस्कृति सदा गतिशील है। मानव जीवनम संस्कृतुम ऐसा यथा समयम नवाम विचारधारां स्वीकरोति नवाम शक्ति च प्राप्नोति। इसका मतलब हुआ कि मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए यह समय समय पर नई विचारधाराओं को स्वीकार करती है और नई शक्ति प्राप्त करती है। आगे लिखेंगे अत्र दुराग्रह नास्ति, यहाँ हठ नहीं है। यत युक्त युक्तम कल्याणकारी निहितम तद यत सत्य से प्रतिष्ठा सर्वभूतेश्वरी। यत युक्तम कल्याणकारी च तदत्र सहर्ष गृहीत भवति। जो उचित और कल्याणकारी है वह यहाँ हर्षपूर्वक स्वीकार किया जाता है। आगे लिखेंगे एतस्या गतिशीलया राष्ट्रम मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितम तद यथा सत्यस्य प्रतिष्ठां सर्वभूतेषु संभावा विचारेषु औदार्यम आचार्य दृढ़ता चेत। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के सदा रहने वाले आदर्शों जैसे कि सत्य की प्रतिष्ठा, सभी प्राणियों में समभाव, कामा विचारों में उदारता और आचरण में दृढ़ता में चेत का मतलब निहित है, मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके हिंदी के जो संस्कृत खंड है इसी के 2 श्लोक दिए होंगे। 2 में से कोई एक करना होगा बिल्कुल गद्य की तरह, और ये भी 5 अंक का प्रश्न होगा। 2 में से एक आप कर देंगे। 2 नंबर आपको संदर्भ लिखने का मिलेगा और 3 नंबर आपको अनुवाद लिखने के मिलेंगे। तो जैसे ये श्लोक लिखा है
माता गुरुतरा भूमे खात पितोच तरस तथा मना शीघ्रतरम वातात चिंता बहुतरी तृणात्। तो संदर्भ में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणि नामक पाठ से लिया गया है। इसका अनुवाद आप लिखोगे जैसे माता गुरुतरा भूमे। इसका मतलब युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि माता गुरुतरा, माता श्रेष्ठ है किससे? भूमि से, यानी पृथ्वी से अधिक भारी माता है। खात पितोच चतरस तथा, आकाश से अधिक ऊंचा पिता है। मना शीघ्रतरम वातात, और वायु से तेज मन चलता है। चिंता बहुतरी तृणात्, तृण से अधिक क्षीण करने वाली क्या है? चिंता है। अगर आप ये करना चाहें, लिखा है अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडिता अमुखा स्फुटवक्ता च यो जानाति स पंडिता। संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ में लिख देंगे कि दिया हुआ श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से अवतरित है, लिया गया है। अनुवाद लिख देंगे, अपदो बिना पैर के, दूरगामी बिना पैरों का है किंतु दूर तक जाता है। साक्षरो न चा पंडिता, साक्षर है मतलब अक्षर वाला है लेकिन पंडित नहीं है। साक्षर मतलब अक्षर युक्त है किंतु पंडित नहीं है। अमुख, अमुख मतलब बिना मुँह के है। स्फुट वक्ता, मुँह नहीं है लेकिन बोलने में स्फुट है, स्पष्ट बोलता है। मुँह नहीं परंतु स्पष्ट बोलने वाला है। च यो जानाति, जो जानता है, स पंडिता मतलब इसे जो जानता है वही पंडित है। अगर ये करते हैं तब भी 5 नंबर, ये करते हैं तब भी 5 नंबर, दो में से आप कोई कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपका 3 अंक का होता है और अधिकतम 80 शब्द में आपको लिखना होता है। लिखा है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज चलती है। जैसे ये मुक्त दूत है, फिर ये खंड खापे ज्योति जवाहर है, गा पर मेवाड़ मुकुट है, घा पर अग्र पूजा है और ये अंगा खंड पे जय सुभाष है। तो लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में जय सुभाष चलता है और भी कई डिस्ट्रिक्ट्स में जय सुभाष चलता है। तो हम जय सुभाष का आपको करके दिखा रहे हैं। जैसे अंगा खंड पे लिखा है जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो जय सुभाष खंड का नायक कौन है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्हीं का चरित्र चित्रण लिख के हम आपको दिखा देंगे और इतना आप लिख देंगे 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अथवा करके कह रहा है जय सुभाष खंड काव्य के प्रथम सर्ग का कथानक। ठीक है, तो कथानक भी आप लिख सकते हैं। हम नायक का चरित्र चित्रण करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए आंसर में सबसे पहले आप लिखेंगे कि जय सुभाष खंड काव्य के नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक प्रखर देशभक्त, साहसी क्रांतिकारी और कुशल संगठनकर्ता के रूप में चित्रित हैं। वे राष्ट्र को सर्वोपर मानने वाले, दृढ़ निश्चयी और ओजस्वी वक्ता हैं। फिर आप हेडिंग डालोगे जय सुभाष के नायक मतलब सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण। पहली हेडिंग लिखोगे अद्वितीय देशभक्त। इसमें लिखोगे सुभाष के हृदय में यानी सुभाष चंद्र बोस जी के हृदय में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी थी। वे देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार थे। नंबर 2 पे लिखोगे साहसी और निर्भीक। वे एक निडर योद्धा थे जो अंग्रेज़ों की आंखों में धूल झोंक कर भारत से बाहर निकल गए और विदेश में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। नंबर 3 पे लिखोगे कुशल नेतृत्व क्षमता। नेताजी में अद्भुत नेतृत्व क्षमता थी। उन्होंने विभिन्न विचारधारा के लोगों को एक साथ मिलाकर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। चौथा पॉइंट डालोगे ओजस्वी वक्ता। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे नारों से उन्होंने भारतीयों में जोश और देश प्रेम की नई लहर जगा दी। नंबर 5 डाल के लिखोगे हेडिंग दृढ़ निश्चयी। वे कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी घबराते नहीं थे। उनका लक्ष्य केवल भारत को आज़ाद कराना था, मतलब भारत को स्वतंत्र कराना था। आसान भाषा में लिखें तो और अच्छी बात है। लिख दीजिए उनका लक्ष्य केवल भारत को आज़ाद कराना था। लास्ट पॉइंट लिखोगे नंबर 6 में सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक।
मतलब आपस में भाईचारा बना के रखने वाले, सभी जातियों सभी संप्रदायों के बीच मोहब्बत का पैगाम बांटने वाले, सबको एक समान समझने वाले, सबको मिलाकर रखने वाले, ये उनके गुण थे। इसी का मतलब होता है सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक। तो आप डैश करके लिखेंगे वे भेदभाव से ऊपर थे और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जय सुभाष के जो नायक हैं एक महान त्यागी हैं, दूरदर्शी हैं और वीर हैं और व्यक्तित्व के धनी हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका आएगा, लिखा है दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना। कभी एक रचना पूछी जाती है और कभी 2 रचना पूछी जाती हैं। तो कम से कम आप जो है हर लेखक की 3 रचना याद कर लेना, किताबों के नाम उनके। तो आपको तैयार करना है यूपी बोर्ड 2026 के लिए सिर्फ 3 जीवनी। ये 3 जीवनी आप तैयार कर लेंगे, आई कन्विंस यू 100% आपकी जीवनी बोर्ड के पेपर में जो 18 फरवरी को आपका पेपर होने वाला है उसमें फंस जाएगी। तो 3 जीवनी आपको कौन सी तैयार करनी है? एक तैयार कर लीजिए आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल की और एक तैयार कर लीजिए आप जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, ये 3 जीवनी आप तैयार करके जाइएगा। 100% आपका 5 अंक का प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा, जो कि 6 का वाला प्रश्न होता है। कौन कौन सी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद। देखिए जो प्रश्न नंबर 6 का खा खंड होगा, इसमें लिखा होगा दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। चाहे एक रचना पूछे चाहे 2 रचना, कम से कम 2-3 रचना याद कर लेना। तो इसमें आपको 4 जीवनी अगर आप तैयार करके जाएंगे तो आई कन्विंस यू 100% आपकी जीवनी यूपी बोर्ड 26 में फंस जाएगी। एक जीवनी आप तैयार करके जाएं सूरदास की, एक तुलसीदास की, एक सुमित्रा नंदन पंत जी की और एक महादेवी वर्मा की। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जाएगा कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। तो आपका जो संस्कृत खंड है उसके कोई भी आप 2 श्लोक याद करके जाइएगा और 2 ऐसे श्लोक याद करना जो बहुत ही क्या हो, आसान हो। आसान का मतलब जिसमें कामा, फुल स्टॉप, ये चीज़ें कम लगानी पड़े। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आपका 2 अंक का होता है। इसमें लिखा होता है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। आपको 4 इस तरह प्रश्न दिए जाएंगे, 2 में से सिर्फ आपको जो 2 आसान लगे उनका उत्तर लिख देना। 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, दोनों 1-1 नंबर के होते हैं। जैसे पहला लिखा है भारतीय संस्कृत मूल किमस्त। भारतीय संस्कृत का मूल क्या है? तो इसका आंसर लिखेंगे विश्वस्य सृष्टा ईश्वरा एका एव अस्ति। संसार का सृष्टा मीन्स रचना करने वाला ईश्वर एक ही है। आगे लिख सकते हैं आप इति भारतीय संस्कृत मूला अस्ति, यही भारतीय संस्कृत का मूल है। दूसरा क्वेश्चन है का संस्कृति सदा गतिशील वर्तते। कौन सी संस्कृति हमेशा गतिशील रहती है? तो आंसर में लिखेंगे भारतीय संस्कृति सदा गतिशील वर्तते। भारतीय संस्कृति हमेशा गतिशील रहती है। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि पुर राजा केन सह युद्धम अकरोत। राजा पुर ने किसके साथ युद्ध किया था? तो आपको पता है राजा पुर ने सिकंदर के साथ युद्ध किया था। और ये आपका क्वेश्चन है आपकी संस्कृत खंड का जो 4था लेसन है जिसका नाम है वीरा वीरेण पूज्यते। तो आंसर लिखेंगे पुर राजा अलच्छेंद्रेण, अलच्छेंद्र कहते हैं सिकंदर को, राजापुर ने अलच्छेंद्रेण शाह साथ युद्धम अकरोत, युद्ध किया। लास्ट क्वेश्चन है चंद्रशेखर का आसीत। चंद्रशेखर कौन थे? तो आंसर लिखेंगे चंद्रशेखर एका प्रसिद्धा क्रांतिकारी देशभक्त आसीत। चंद्रशेखर जी एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी, चा का मतलब होता है और देशभक्त, आसीत का मतलब थे, देशभक्त थे। तो ये आपका क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो जाएगा। पर ध्यान रखिए आपको सिर्फ 2 का आंसर लिखना है, आपको 4 दिए होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है आपका, यह आपका पेपर लिखा होगा कि किसी एक विषय पर निबंध लिखो और ये निबंध कै नंबर का होता है? 7 अंक का होता है। तो हमने ये 6 निबंध के टॉपिक दिए हैं, आप इन्हीं को पढ़ के एग्ज़ाम में जाइएगा। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इनको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आप 7 अंक इसमें ला सकते हैं। तो कौन कौन से हमने निबंध दिए हैं? एक आप जाइए बेरोजगारी को देख के,
दूसरा पर्यावरण प्रदूषण, तीसरा वनों का महत्व, चौथा स्वच्छ भारत अभियान, पाँचवा मोबाइल के दुष्परिणाम और छठा भारत में आतंकवाद। सिर्फ इतने लिस्ट ऐसे आप देख के जाइएगा। इन्हीं में से आपके यूपी बोर्ड 2026 18 फरवरी वाले पेपर में फंस जाएगा। आपका लास्ट क्वेश्चन होगा जिसमें लिखा होगा, आपसे कहा जाएगा कि आप पत्र लिखिए और इसके मिलेंगे आपको 4 अंक। तो जैसे हमने ये नाम लिखे हैं, एक आप प्रधानाचार्य को पत्र लिखना सीख लीजिए किसी भी अवकाश में छुट्टी लेने के लिए, किसी भी विषय पर आपको छुट्टी लेना हो। दूसरा आप सीख लीजिए कि अपनी रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को पत्र। तीसरा सीख लीजिए कि उत्तर मध्य रेलवे को शिकायती पत्र लिखना है कि ट्रेन में सफाई की सुविधा सही नहीं है, अतः ट्रेन में सही से सफाई कराई जाए। एक आप सीख लीजिए कि आपको पत्र लिखना है कहाँ पे, पुस्तकालय विभाग के अध्यक्ष को, कि पुस्तकालय में पुस्तकों की सही व्यवस्था नहीं है, आप इसकी उचित व्यवस्था कराइए। और एक सीख लीजिए कि आपके शहर में बसों की सुविधा सही नहीं है, बसें बहुत गंदी हैं, खटारा हैं, ख़राब हैं, तो परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक को आपको बसों के संबंध में पत्र लिखना है। तो बच्चों, ये आपका हिंदी का पेपर था। इस पेपर को अगर आप अच्छी तरह तैयार कर लें तो 18 फरवरी को हिंदी का यूपी बोर्ड कक्षा 10 का होने वाला पेपर जो है, आप उसमें 100 में बड़े आराम से 90 नंबर ला सकते हैं, क्योंकि हिंदी में भी बिल्कुल गणित की तरह, मैथ की तरह नंबर मिलते हैं। शर्त यह है आपका टू द पॉइंट पेपर लिखा हुआ हो। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। डेली शाम 7 बजे हमारे यूट्यूब चैनल यस कोचिंग पर विजिट करें। हमने मैथ का मॉडल पेपर डाल रखा है, इंग्लिश का मॉडल पेपर डाल रखा है और ये हिंदी का मॉडल पेपर है। इसके बाद नेक्स्ट डे हम सामाजिक विज्ञान का भी पेपर डालेंगे और विज्ञान का भी मॉडल पेपर डालेंगे।